21 जुलाई 1969 यह दुनिया के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब किसी इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, जो कि नील आर्मस्ट्रांग थे। ऐसा करने वाला यानी किसी इंसान को चांद पर भेजने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया था। इस सफलता से केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खुश थी कि इंसानों ने चांद पर अपनी पहुंच बना ली है। अपोलो 11 मिशन पर 3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर अमेरिका का झंडा फहराया और 21 घंटे 36 मिनट चांद पर बिताकर उन्होंने वहां से टेक ऑफ कर लिया और धरती पर वापस आ गए। ये तो हम सब बचपन से जानते हैं, स्कूल में हमें इसके बारे में बहुत पढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मून लैंडिंग कभी हुई ही नहीं थी, यानी नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे, तब आपको कैसा लगेगा? जी हाँ गाइस, दुनिया में बहुत से लोगों का मानना है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर गए ही नहीं थे और कहते हैं कि मून लैंडिंग की वीडियो फेक है। इस पूरे इंसिडेंट को किसी स्टूडियो में शूट किया गया था। उनका मानना है कि अपोलो 11 मिशन के समय अमेरिका इतना काबिल नहीं था कि चांद की सतह पर इंसानों को उतार पाए। तो क्या वो सच बोल रहे हैं? क्या सच में मून लैंडिंग नासा की साजिश थी? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कहती है, वो कौन से सवाल हैं जो मून लैंडिंग को झुठलाते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लेम 1। जब हम अपोलो 11 मिशन की फुटेज को देखते हैं तो हमें अमेरिका का झंडा फहरता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से लोगों का कहना है कि चांद पर हवा है ही नहीं तो झंडा कैसे लहरा रहा है। इस बात पर नासा कहता है कि यह कोई नॉर्मल फ्लैग नहीं है। इस फ्लैग को नासा ने खासकर चांद के लिए ही बनाया था, जिसमें एक रॉड डाली गई थी ताकि हवा न होने की वजह से झंडा सुस्त ना हो जाए और ऐसे झंडा अच्छा भी नहीं लगेगा। और जहाँ तक लहराने की बात है तो नासा कहता है कि एस्ट्रोनॉट ने झंडे को चांद की जमीन पर एक फोर्स लगाकर गाड़ा था, जिस वजह से झंडे में मोशन आ गई। अब चूंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत ही कम है और वहाँ पर हवा भी नहीं है, तो चांद पर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो कि झंडे में आए मोशन को रोक सके। इस वजह से झंडे में जब तक वाइब्रेशन रहा तब तक झंडा लहराता रहा। क्लेम 2। दूसरा सवाल यह उठता है कि चांद पर बनाई गई वीडियो में अगर हम गौर करें तो वीडियो में हमें एक भी तारा दिखाई नहीं देता और एस्ट्रोनॉट ने वहां पर जो भी फोटोज दी उनमें भी कोई भी तारा नजर नहीं आता। मून लैंडिंग को झूठ मानने वाले लोग कहते हैं कि नासा ने ये सब कुछ ब्लैक बैकग्राउंड में शूट किया, जिस वजह से एक भी तारा दिखाई नहीं देता। नासा इसके जवाब में कहता है कि चांद की सतह बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। इस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस कारण चांद की सतह बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाती है, जिस वजह से वहाँ से तारों को आसानी से देखना मुश्किल होता है। चंद्रमा की इसी रिफ्लेक्शन वजह से एस्ट्रोनॉट की साफ फोटो लेने के लिए फास्ट एक्सपोजर सेटिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से पीछे बैकग्राउंड से आने वाली लाइट पर कैमरा फोकस नहीं करता है, इसलिए चांद पर ली गई फोटो में एक भी तारा नजर नहीं आता। क्लेम 3। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग ने बज एल्ड्रिन का एक फोटो खींचा था। अगर बज एल्ड्रिन के हेलमेट में रिफ्लेक्शन को देखें तो उसमें ईगल लैंडर और नील आर्मस्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई भी कैमरा दिखाई नहीं देता जिससे कि उन्होंने फोटो खींची, जिस वजह से लोगों को मानना है कि यह फोटो नील आर्मस्ट्रांग ने नहीं बल्कि किसी और ने खींची है। लेकिन नासा ने कहा कि यह फोटो नील आर्मस्ट्रांग ने ही खींची है। दरअसल नील आर्मस्ट्रांग एक कैमरे को हाथ में पकड़कर चंद्रमा की चारों ओर नहीं चल सकते थे, इसलिए नासा ने कैमरे को उनके शूट पर चेस्ट के सामने लगाया, जिससे उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए रिफ्लेक्शन में उनके हाथ में कैमरा नहीं दिखाई देता। क्लेम 4। नासा ने मून लैंडिंग की काफ़ी फोटोज पोस्ट की। उनमें से कुछ फोटोज में अगर हम गौर करें तो फोटो में परछाइयों का एंगल मेल नहीं खाता और कुछ फोटोज में परछाइयाँ छोटी बड़ी दिखाई देती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बिलीव करने वाले लोगों का कहना है कि अगर चांद पर रोशनी का केवल एक ही सोर्स यानी सूरज है तो सभी परछाइयाँ पैरेलल होनी चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए। इसलिए लोग मानते हैं कि मून लैंडिंग फेक है। इसे स्टूडियो में शूट किया गया था, जिसमें कई लाइट सोर्स का यूज़ किया गया था। लेकिन नासा इसके बारे में कहता है कि चांद की सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिव साथ बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ भी है, जिस वजह से परछाइयों का साइज और एंगल मैच नहीं खाते। इसे अगर प्रैक्टिकली समझें तो जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसी सतह पर पड़ता है जो प्लेन हो तो उस पर बनने वाली छायाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और वहीं अगर जमीन उबड़ खाबड़ हो तो उस पर रखी वस्तुओं की छाया और साइज में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए चांद की सरफेस उबड़ खाबड़ होने की वजह से परछाइयों का साइज और एंगल मैच नहीं खाते। क्लेम 5। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा तो उनके फुटप्रिंट बन गए, लेकिन अगर लैंडर को देखें तो उसके प्रिंट है ही नहीं। चांद की सतह पर ईगल लैंडर के भी प्रिंट होने चाहिए।
ऐसा लगता है कि ईगल लैंडर को लैंड नहीं कराया गया बल्कि अलग से रखा गया है। इसको एक्सप्लेन करते हुए नासा ने कहा कि चांद की सरफेस पृथ्वी की तरह नहीं है। इसके ऊपर की सरफेस गीली मिट्टी की तरह है और इसके नीचे पूरी सॉलिड सरफेस है। इसलिए जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा तो ऊपर की सरफेस मुलायम होने की वजह से उनके फुटप्रिंट बन गए। लेकिन जब मून लैंडर ने चांद की सतह पर लैंड किया तो उसके लैंड करने से पहले ही उसके इंजन के फायर प्रेशर से नीचे की सारी मुलायम मिट्टी हट गई और लैंडर चांद की सॉलिड सरफेस पर लैंड किया, जिस वजह से लैंडर के प्रिंट नहीं दिखते। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिस वजह से लोग मून लैंडिंग को फेक मानते हैं, लेकिन नासा ने उन सभी सवालों के जवाब बखूबी दिए और यह साबित किया कि मून लैंडिंग फेक नहीं थी। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या मून लैंडिंग सच में हुई थी या नासा ने मून लैंडिंग की साजिश की थी? आपका जो भी मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।